बेसिकली मेरे पापा बहुत अच्छे ड्राइंग करते थे। ओके। तो वो सातारा में रहते थे, उनको कुछ मालूम है, उन्होंने मैथ्स वगैरह सिखाया, टीचर बन गए, बाद में स्कूल दिखाया, जे स्कूल ऑफ आर्ट। माय बैड लक कि मैं जब एडमिशन ले रहा था उस टाइम पे मेरे पापा गुजरे। पहला नहीं समझ में आता था, पेंटिंग किया था उस टाइम पे भी इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सिंसियरली जे से बाद में ये किया और मतलब ज्वाइन किया जी। हाँ जे स्कूल। आपकी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप क्या मैसेज देना चाहते मैं बहुत देखता हूँ आजकल कि काम चालू करने से टाइम पे पहले से इंस्टा पे रील्स डालना चालू होता है उनका, आज मैंने इतना किया, कल मैंने इतना किया। मुझे वो खुद के लिए नहीं काम करते, दुनिया को दिखाने के लिए काम। अरे पूरा चेंज हो गया क्योंकि उन्होंने सडनली बहुत सालों के बाद मेरे को देखा था, क्या एकदम चेंज हो गया रे तेरा। Every week begins with a Monday, but not every Monday begins with a story worth hearing. This is Monday Talk. Today we bring you a story that deserves to be heard. The journey of an artist whose work reflects passion, dedication, and creativity. From national recognition to prestigious exhibitions, his art has made a lasting impression. Please join me in welcoming our guest, Mr. Shekhar Shivaji Sadunkhe. शेखर जी, वेलकम टू मंडे टॉक। एंड आपके बारे में मैंने इतना कुछ जाना अभी, इतने कमाल के आर्टिस्ट हैं आप। मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि ये जो शुरुआत थी आपकी जर्नी की ऑफ दिस एंटायर ब्यूटीफुल प्रोसेस जो आपका रहा है, वो कैसे, मतलब कहाँ से आपकी इंटरेस्ट जागी टुवर्ड्स आर्ट? बेसिकली मेरे पापा बहुत अच्छे ड्राइंग करते थे। ओके। उनको करना था पर उनको उस टाइम पे घर से सपोर्ट नहीं मिला, कुछ मालूम नहीं था। तो वो सातारा में रहते थे, उनको कुछ मालूम नहीं, उन्होंने मैथ्स वगैरह सिखाया, टीचर बन गए। तो उनकी ख्वाहिश थी, पर मेरा बड़ा भाई डॉक्टर बन गया तो वो तो नहीं करना चाहता था। पर मुझे उनके ड्राइंग्स देख के मैं कॉपी करता था, बचपन में बहुत सारे कॉपी करता था, ड्राइंग्स बनाता था, तो उन लोगों को सबको अच्छे लगते थे। तो मुझे पढ़ने से अच्छा ड्राइंग बनाने को अच्छा लगता था। तो उस टाइम पे मैं पूरे क्लास के ड्राइंग्स बनाता था। मुझे जब जो भी फ्रेंड्स रहते थे वो सब लोग घर पे लेके आते थे ड्राइंग्स वगैरह। और पापा को समझ में आ गया कि ऐसा है। बाद में थोड़ा सा उन्होंने इनकरेज किया। थोड़े टाइम के बाद हम लोग शिफ्ट हो गए पनवेल में। तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे बताया कि कमर्शियली आर्ट कॉलेज क्या रहते, इसके लिए उन्होंने मुझे गैलरीज वगैरह घुमाए। बाद में स्कूल दिखाया, जे स्कूल ऑफ आर्ट वगैरह। इसके वजह से और माय बैड लक कि मैं जब एडमिशन ले रहा था उस टाइम पे मेरे पापा गुजरे। तो मुझे कस रह गई वो कि उन्होंने देखना चाहिए था कि मैं मेरे क्या करना चाहता था। उनका बड़ा ख्वाब था वो कि मैं आर्टिस्ट बन जाऊँ। मुझे उस टाइम से ऐसा लगता था कि मैं ऑनेस्टली काम करता रहूँगा तो वो देखेंगे किधर से। तो इसके वजह से मैं थोड़ा आर्ट के लिए इसके वजह से सीरियस हो गया और थोड़ा काम पे भी ध्यान देना चालू किया। पहला नहीं समझ में आता था, पेंटिंग किया था उस टाइम पे भी इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या फील्ड रहता है क्या नहीं। बाद में एक दो शो होने के बाद थोड़ी मैच्योरिटी हो गई, बाद में जॉब्स वगैरह की। उसके बाद में जब मैं घूमना चालू किया, ट्रैवल करना चालू किया, तब मुझे समझ में आया। मैंने सिंसियरली जे से बाद में ये किया और ज्वाइन किया जी। हाँ जे स्कूल। ओके। सो बेसिकली आपने अपने डैड का सपना पूरा किया एक तरह से। और मुझे बहुत अच्छा लगा आप जो बता रहे थे मुझे कि कई पेरेंट्स होते हैं ना जो कहते हैं नहीं नहीं आर्ट्स नहीं लेना, आपको पढ़ाई करनी है ऐसे, लेकिन आपके डैड ने आपको बोला नहीं। हाँ, उन्होंने मुझे बताया था कि मेरे को करना था तो मेरे बड़े भाई ने, पापा ने मुझे नहीं किया, पर तेरे को वो छोड़ के तुझे आता ही नहीं कुछ, ऐसे बोलते थे वो। हमेशा मैं वॉल पे, दीवार पे, कहाँ पे भी स्क्रिबलिंग करते रहता था। तो मेरे बुक्स में नोट्स कम और ड्राइंग ज्यादा रहते थे। तो आप बहुत ब्लेस्ड थे वैसे कि डैड ऐसे मिले कि जा अपना पैशन पूरा कर, राइट? हाँ, पर मुझे एक बैड लग लगता है कि वो देख नहीं पाए मैंने, वो देख रहे हैं। और जितना आप अच्छा काम करते जा रहे हो उनकी और ब्लेसिंग्स आपके साथ और हमेशा रहेगी। सो जीजे स्कूल वन ऑफ द बिगेस्ट स्कूल्स, मतलब जितना बोलूँ उतना कम है। तो वहां पर जो आपने पढ़ाई की है, वहां का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? थोड़ा हाउ हैज इट शेप्ड यू, बताइए हमें, तो हमें भी थोड़ा पता चले।
हर आर्टिस्ट का ख्वाब रहता है, मतलब जो भी महाराष्ट्र से नहीं, ऑल इंडिया से। Yes. एक तो ये आशिया खंड का सबसे बड़ा कॉलेज है, ड्राइंग कॉलेज। Okay. और 1887 का वो कॉलेज सर जमशेदजी जीजीभाई ने उसको बनाया। Right. म्हणजे ब्रिटिश लोगों ने के लिए उन्होंने उस टाइम पे 2 लाख रुपए दिए थे और वो कॉलेज बन गया। Right. गौतिक आर्किटेक्चर है उसका, वो देखने को प्यारा लगता है, कैंपस भी बहुत अच्छा है। और आपने बोला डे लाइट में हाँ, कुछ तरह से तो बताया। वो कैसे है कि उस कॉलेज में एडमिशन लेना सबको, एक मतलब dream है। हर एक आदमी का ड्रीम रहता है कि आर्ट फील्ड का कोई भी रहेगा उसको लगेगा कि उधर से मुझे पढ़ना है। और जो आर्टिस्ट, लेजेंड आर्टिस्ट है इंडिया के, तो वो मोस्ट ऑफ टाइम उधर से ही पढ़े हुए हैं। तो मेरा भी ख्वाब था, तो मैं भी सीखना चाहता था, पर उस टाइम पे पेंटिंग मैंने दूसरे कॉलेज से किया था। Okay. पर बाद में मुझे उधर एडमिशन लेना था, तो उस टाइम पे मैं पढ़ाता भी था बच्चों को, तो मैं सीएटी के एग्जाम की तैयारी लेके लेता था। तो उस टाइम पे कोई कोई बच्चों को फैमिली सपोर्ट कम Right, रहता था, right. तो उस टाइम 2 बार मैंने जानबूझ के मेरा फॉर्म ही नहीं दिया कि उसका नंबर लगना चाहिए, इसके वजह से। आपके स्टूडेंट्स का? हाँ, स्टूडेंट्स का। Oh. तो वो फाइनल ईयर में जाने के बाद मेरा नंबर लग गया लास्ट। उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने 2-3 साल वेस्ट किया, एज भी बढ़ रहा है, अभी करना ही पड़ेगा। तो मैं कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मेरा जूनियर ही मुझे पढ़ाने का था, सीनियर के टीचर थे, तो वो ब्लेसिंग था मेरे लिए, क्योंकि उसको मैं मालूम था पहले से कैसा वो क्या है वो। तो उस टाइम पे कॉलेज देखने के बाद, पहली बार कॉलेज के अंदर एंट्रेंस करने के बाद, गैलरी स्टूडियो कैसा रहता है, और उसका जो डे लाइट है बहुत अच्छा है, मतलब उसके विंडोज इतने बड़े, 2 माले की बिल्डिंग रहते हैं, उतना एक फ्लोर है उसका, मतलब 2 ही फ्लोर का कॉलेज है। अपन देखते कि 15 फीट वगैरह रहता है ना, तो उसका 35-40 फीट का एक फ्लोर है। तो उसके विंडो भी इतने बड़े, तो विंडो भी ऐसे गौतिक स्टाइल में ओपन हो जाते हैं, तो पूरा डे लाइट वगैरह अंदर आता है। तो उसका सोर्स 35-40 फीट। हाँ, वो उससे स्टूडियो में हम लोगों को मॉडल्स बिठा के करना पड़ता है, तो उसका मजा आता था कि करने को समझ में आता है। उसके बाद में वो कैंपस, उसकी ग्रंथालय, अपन लाइब्रेरी बोलते हैं ना, वो भी इतनी बड़ी है, इतने सालों का उसमें खजाना है। देख देख के मुझे 4 साल कंप्लीट ही नहीं हो गए कि मैंने सब नहीं देखा, एक्सप्लोर ही नहीं किया, गैलरी ही नहीं। इतना ह्यूज है वहाँ पे, बहुत पुराने पुराने बुक्स वगैरह। अजंता अरोला का भी छोटा छोटा काम किया हुआ है। पहले बैच को सिलेबस नहीं था उस टाइम पे, तो वो लोग उधर जाके उधर के ड्राइंग्स कॉपी करते थे, वो सब भी है उधर। मतलब 1887 से लेके आज तक के सब आर्टिस्ट के काम भी है उधर। तो That is why it is such a privileged place. दूसरी एक चीज है वहाँ पे, टीचर तो बहुत कोऑपरेटिव है, वो बताते हैं, सब सिखाते हुए। उससे बढ़िया मुझे क्या लगा, उसका कैंपस बहुत अच्छा, उसका कैंपस बहुत अच्छा सिखाता है। मतलब हम लोगों का कैसा रहता है, एग्जीबिशंस रहते हैं, नहीं तो एनुअल एग्जीबिशन रहता है, स्टेट आर्ट एग्जीबिशन रहता है, तो उस टाइम पे हम लोगों को 15-20 दिन के लिए खुला छोड़ा जाता है, जो जहाँ पे जाके काम कर सकते। तो कैंपस में काम करते समय वहाँ का एक कल्चर समझ में आ गया। वहाँ पे जे का है, मतलब वो कभी कभी पास आउट होने दो, एक फैमिली हो जाती है, वो फैमिली है। जे का मतलब वो फैमिली, कोई भी सीनियर आता है, कोई भी जूनियर आता है, एक दूसरे को बताते। मुझे मतलब मैंने मेरे शो के टाइम पे भी देखा कि 80 के टाइम पे जो पास आउट हो गए थे, वो भी उधर आने के बाद, अरे हमारा है, जे का फैमिली का है, वो बताते उनके एक्सपीरियंस वगैरह। काम करते समय भी उस टाइम पे स्टोन कर रहा था, मैं वुड कर रहा था, तो सब लोग मुझे अच्छे से बताते थे कि क्या करना चाहिए ताकि आप ग्रो करो। हाँ, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि ये किधर का है, ये किधर, मतलब वहाँ पे एक फैमिली जैसा ये, वहाँ से एक अलग कल्चर मिला मुझे कि एक दूसरे को कितना सपोर्ट करना चाहिए। और एक जे का एक फैमिली है, जे बोलेगा ना, कोई भी देखो कभी भी मिलने दो, उनकी जान पहचान भी नहीं होने दो, जे का मतलब वो हक ही करेगी मीडिया, मतलब उनका एक आटा में अपनापन हो जाता है। तो वहाँ के कैंपस से बहुत सीखने को मिलता है। कॉलेज मुझे समझ आ रहा है कि ये क्यों, यू नो, इट्स वन ऑफ द टॉप मोस्ट। यस, ओके। तो जब भी आप कोई नई पेंटिंग या फिर स्कल्पचर करते हैं, सबसे पहले आपके दिमाग में कोई थॉट आता होगा या कोई इंस्पिरेशन, या क्या व्हाट इज, मतलब पीछे क्या हो रहा होता है आपके दिमाग में
या थॉट कहाँ से जनरेट होता है? मेरा तो एक थॉट प्रोसेस ऐसा हम्म। है कि मैं सबकॉन्शियस माइंड रहता है हर एक का। ओके। हम लोग क्या देखते हैं, कहाँ पे रह रहे, जो आजू बाजू कर रहा है, वो सब किधर ना किधर तो माइंड, बैक ऑफ माइंड में रहता है। यस। और मुझे ऐसा लगता है कि गर्भ संस्कार रहते हैं, वैसा ही प्रोसेस है। एक आर्टिस्ट एक Right. आर्ट वर्क आप बनाता एक है, new नहीं चीज को- बनाता है, हाँ। उसके साथ में बेसिकली कैसा हो जाता है, पहला एक रेंडरिंग हो जाती है, बेसिक रफ आइडिया होता है। उसके बाद उसको लेके उसको और फिनिश करते जाता है वो प्रोडक्ट, स्केच करके। स्केच होने आप के बाद, किसी नए प्रोडक्ट को बर्थ दे रहे हैं। हाँ, स्केच होने के बाद वो बाद में अपन सोचते हैं कि कौन से मीडियम में वो अच्छा लगेगा। पत्थर में अच्छा लगेगा, वुड में अच्छा लगेगा, मेटल में अच्छा लगेगा। बाद में पत्थर में करना है तो कौन सा कलर का पत्थर चाहिए, उसका टेक्सचर क्या आना चाहिए। वो ये सब प्रोसेस है और वो लंबा प्रोसेस है। मतलब एक आर्ट वर्क बनाने के लिए पेंटिंग कभी कभार 10-15 दिन में हो जाता है, पर एक शिल्प बनाने के लिए कम से कम 40-50-60 दिन के ऊपर भी टाइम लगता है। तो उस टाइम पे दूसरा कुछ दिमाग में चल ही नहीं रहता, वही रहता है। मतलब मैं काम करते समय ऐसा हो जाता है, सुबह 7 बजे से रात को 11-12 बजे सोने के टाइम पे भी मेरे को वही ख्याल आता है। सुबह वापस काम स्टार्ट करने से पहले उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, क्या करना है। मतलब वो प्रोसेस है, एक दूसरे को समझ के उससे अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तो वो बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। गिव एंड टेक है, पॉलिश 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 पॉलिश, गिव एंड टेक वाला रिलेशन है। उससे अपना रिलेशन जुड़ेगा तो ही उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा निकलेगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और न्यू चीज मतलब आज मैं आपसे जान रही हूँ। सो आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, बहुत सारे। अब इसमें से कौन सा वो अवार्ड है जो आपके दिल के सबसे करीब है? वैसे तो मुझे 3rd ईयर को गवर्नमेंट 3rd अवार्ड लगा था। पत्थर में मैंने एक शिल्प बनाया था, वो मेरा फर्स्ट स्टोन आर्ट वर्क है। मतलब कॉलेज का एकेडमिक। तो उस टाइम पे कैसे हुआ था, वो करने को भी मेरे को टाइम लग गया था। मुझे समझ में नहीं आया, मुझे सब लोग बोल रहे थे कि 10 दिन में होना चाहिए। मैंने 1.5 महीना लगाया उसको बनाने। तो किसी ने मुझे ये नहीं किया कि इसे नहीं बोल रहे थे कि इतना टाइम लगा रहा है, पर सर लोग ने बहुत सपोर्ट किया। और वो होने के बाद जो डिस्प्ले होने के बाद जो खुशी मिली मुझे, वो सबसे बढ़िया थी। और उसके बाद मुझे अवार्ड भी मिला। और उसके बाद में एक ऐसी चीज घट गई कि मुझे उससे वो जब भी देखता हूँ तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है, रोने को भी आता है। मतलब जे स्कूल ऑफ आर्ट में 40 साल के पहले सब आर्टिस्ट लोगों के काम लिए जाते थे। जब सीनियर आर्टिस्ट या जूनियर आर्टिस्ट जब पढ़ते थे उस टाइम का उनका बेस्ट काम कॉलेज कलेक्शन के लिए रखा जाता था। तो वो काम मेरा सर ने इंसर्ट करके लिया, क्या डीन ने वगैरह। और वो हमारे कॉलेज में हमारे डिपार्टमेंट के एंट्रेंस को लगा है। और श्री पद्मश्री राम कुमार शास्त्री ये है ना, तो उनका आर्टवर्क उनके स्टूडेंट लाइफ में और मेरा काम दोनों का, राम कुमार जी के और मेरे काम के बाजू बाजू में। तो मुझे उधर जाने के बाद मेरे को मतलब ऐसा ये लगता है कि अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने को, अभी इससे भी आगे कुछ अचीव करना है। पर वो तो बिग मोमेंट है, वो मैं भूल नहीं सकता कभी भी। और कभी भी कैंपस में जाने के बाद, कॉलेज में जाने के बाद दिखता है तो हमेशा मुझे याद दिलाता है कि काम करना है, अपने को अच्छा काम करना है। और वो आपको मोटिवेट करेगा कि और आप बेटर करते जाओ। उसका ये भी हो जाता है, नए स्टूडेंट देखते हैं, पुराने सीनियर्स देखते हैं, तो बाद में कॉल वगैरह करके भी बताते हैं। तो उनका भी ये होता है ना सबका। तो वो उससे ऐसा लगता है कि यार आप ही तो ये कि अभी नया काम भी अच्छा, उससे भी अच्छा होना चाहिए। तो हमेशा ऐसा मोटिवेट हो जाते हैं कि काम करना है तो अच्छा ही करना है, और टाइम लगेगा तो भी चलेगा, बट अच्छा काम करना है। राइट। ओके, अनादि, करेक्ट? हाँ, ये आपका एक शो था, सोलो शो। और इसका मतलब कैसे वो थॉट प्रोसेस आया, या प्रिपरेशंस के बारे में बताइए, ऑडियंस के रिस्पांस के बारे में बताइए। व्हाट वाज इट ऑल अबाउट? ये मेरा नंबर लग गया था जहांगीर आर्ट गैलरी को। तो वो कैसे बेसिकली 1-1.5 साल पहले समझ जाता है कि अपने को कौन सा स्लॉट मिलने वाला है, अपना कंफर्म है क्या नहीं। तो उस टाइम पे मैं थोड़ा सा परेशान भी था कि
कि अपन क्या कर रहे, करना क्या चाहिए, क्या क्या कर रहे। तो और सोच रहा था, फाइनेंशियली भी सोच रहा था सब जगह। तो मैंने ऐसे ही बात किया, मेरे एक फ्रेंड है, दोस्त थी, उसको भी बताया मैंने, उससे हमेशा बात करता हूँ मैं कि काम के वो सिलसिले में। वो ये फील्ड की नहीं है, पर वो बाहर रहती है लंदन वगैरह, तो उसने गैलरी म्यूजियम बहुत देखा। तो उसने उस रात मेरे से बात किया, अगले दिन उसने मुझे बताया नहीं, डायरेक्ट पैसा डाला मेरे अकाउंट पे और बोली मटेरियल ले ले, काम स्टार्ट कर। जा, पहले तू जा, किधर तो घूमने जाना चाहता है उधर जा। मैं 10 दिन अजंता एरोला, हम्पी, बादामी, खजुराहो सब घूमा, सारे स्कल्पचर्स देखने के लिए। हाँ। तो मैं हमेशा जब भी मुझे ऐसा नया कुछ करना होता है तो हमेशा मैं एक राउंड मार के आता हूँ सब जगह पे, और रहता हूँ उधर, स्केचेस वगैरह बनाता हूँ और बाद में स्टार्ट करता हूँ नया काम। ओके, तो वहां से आप एक अपना थॉट प्रोसेस इंस्पायर होके आते हैं। हाँ। और आपकी फ्रेंड भी है जो आपको सपोर्ट करते हैं। दैट्स अमेजिंग। आपको डैड भी मिले सपोर्ट के लिए, उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि काम चालू होने के बाद मैंने स्टार्ट किया, पहले 2-3 काम होने के बाद बहुत जनों ने हेल्प किया। मतलब जो मेरे से 6-7 साल पुराने फ्रेंड्स भी थे, ऐसे टीचर्स भी थे जो कभी मेरे बात भी नहीं करते थे, तो उन्होंने खुद से फोन किए। मेरे कॉलेज के क्लास टीचर मेरे स्टूडियो में सातारा में आके देखा, मैंने 1.5-2 साल कमर्शियल काम बंद करके गांव में जाके खेत में स्टूडियो बनाया था और वहाँ पे काम कर रहा था। तो लोग वहाँ पे मेरे ढूंढते आते थे मिलने के लिए और बताते थे काम के बारे में वगैरह। बहुत सारे दोस्त भी आते थे, 2-3 दिन रहते थे खेत में, मैं उधर ही रहता था, तो उधर ही आके मस्त सब लोग, उनका एक ऐसा छोटा सा गेट टुगेदर भी हो जाता था सब लोगों का। और काम करते समय हर एक का राय भी समझ में आता है ना, काम के बारे में पर्सपेक्टिव समझ में आता है। तो वो जब मुझे डर लग रहा था कि मैं जो थॉट के ऊपर काम कर रहा हूँ इस पे तो बहुत काम हो गया है। मतलब इंडियन आइकोलॉजी है, इंडियन आइकोनोग्राफी है, या मंदिर शास्त्र, स्थापत्य कला है, इसके ऊपर बहुत सारा काम हुआ है इसके पहले। मतलब 2-3 शतक से भी पुराने काम है अपने पास। अजंता एरोला है, हम्पी है, पुलकेशी चौथा के टाइम पे पंढरपुर का मंदिर मिलते हैं अपन विठल का, वो हम्पी में बहुत बड़ी आर्कियोलॉजिकल साइट है वो इंडिया की। तो वो सब में से इंस्पायर हुआ था, तो उसको लेके मैं काम कर रहा था। तो मुझे ऐसा डर लग रहा था कि ये सब लोग बोलेंगे कॉपी कैट है, पर बाद में उसमें मैंने मेरा थॉट्स, मेरे पर्सपेक्टिव उसको थोड़ा सा मॉडर्न आर्ट से मैं फ्यूजन किया था। तो जब शो होने के बाद लोगों ने देखा, तब लोग मुझे बोल रहे थे कि वो सिर्फ उसका फील है पर उसका थॉट प्रोसेस दे रहा है। तो वो बहुत मुझे ब्लेसिंग लगी कि मेरे को जो करना था वो आज पहली बार समझ में आ रहा है पब्लिक। और आपकी ओरिजिनलिटी भी डिस्प्ले हो गई इसमें, है ना, लाइक लोग देख पाए कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि अब तक जो भी आपका काम रहा है उसमें कौन से थॉट्स या क्या इंस्पिरेशंस होती है उसके पीछे ज्यादातर आपके काम में? मतलब एक तो मुझे ना इंडियन आर्कियोलॉजिकल का बहुत प्यार है, समझो क्या। इसका थोड़ा सा मैं पहले से अजंता एरोला, हम्पी, बादामी जाके देखता था, तो वो मुझे क्वेश्चन होता है कि उन लोगों ने कैसे किया होगा, क्या कितना टाइम लगा होगा, एक एक आर्ट वर्क, एक एक मंदिर का शहर, और उसमें कितना डिटेल्स है। पर एक आर्ट वर्क बनाने के लिए अपन बोलते कि 2 महीने लगता है, 3 महीने लगता है। वो एक मंदिर के अंदर हजारों स्कल्पचर्स है, शिल्प है अलग अलग अलग। वहाँ पे अपन बोलते हैं दुनिया ने स्टोरी बोर्डिंग वगैरह अभी इंट्रोड्यूस किया, पर ये सब तो चीजें पुरानी है। केव्स में, अजंता, हम्पी में देखोगे तो आपको ये मिलेगा कि गौतम बुद्ध के जातक कथाएं है, भगवान शिव के, विष्णु के, सबके स्टोरीज है वो, और साइंस भी है उसमें, मैथ्स भी है, और आर्किटेक्चर पॉइंट भी है। तो वो देख के मैं हमेशा क्वेश्चन हो जाता है कैसे करते होगे। तो वो मुझे एक्सपीरियंस लेना था, तो उसको लेके मैं काम करता था। तो जब भी मैं जाती हूँ ऐसे केव्स एंड ऑल देखने में, इतने सारे स्कल्पचर्स और इतना डीप
अंडरस्टैंडिंग, पैशन कैसे उन्होंने क्रिएट किया होगा, उनकी क्या थॉट प्रोसेस है, ये सारे थॉट्स मेरे भी दिमाग में आते हैं ना हाँ उससे। मतलब मैंने जहाँ 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 पे देखा, जिनको जिनको पूछा उधर के लोकल लोगों को, तो वो बोल रहे थे कि उस टाइम पे मतलब एक एक केव्स का काम कम से कम 60-70, 200-150 साल का काम है, एक एक मंदिर बना है। तो पापा ने शुरू किया, उसके बेटे ने, उसके बेटे ने, मतलब 3-3 4-4 पीढ़ी बोलते, जनरेशन बोलते हैं ना, वो काम किया है। मतलब एक जनरेशन का ये काम, मतलब सबको डिवाइड किया रहता है कि एक जन पिलर बनाने वाला है, एक जन भगवान की मूर्ति बनाने वाले, तो वो सब लोगों के काम से अलग अलग थे। तो वो उसमें कैसा, उसके उसके ग्रैंडफादर, फादर, सन, सन का सन, मतलब 4-4 जनरेशन ने काम किया है। तो और उसमें एक चीज ऐसी कि 4 जनरेशन ने काम किया, पर लगता नहीं एक ने किया काम किया है, सही लगता है कि वो एक ही पर्सन ने किया है। मुझे उसमें कितनी ऑनेस्टी है काम में। ट्रू, कितने दिल से किया है। यस। आर्ट टीचर होने के नाते आपने अपने स्टूडेंट से क्या सीखा है? पहली तो बार मैं आर्ट टीचर बना ना, उस टाइम पे मैं छोटे बच्चों को पढ़ाता था। तो मुझे वहाँ पे ना दुनिया की रियलिटी समझ में आ गई। मतलब हम लोग बहुत कमर्शियल है, मतलब झूठे लोग हैं अपन, सब लोग झूठे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज के लिए ना कि मीट मसाला लगा के बात करते सब। वो बच्चे ना ऑनेस्टली रियली ड्राइंग करते हैं, उनका मतलब उनका पॉइंट ऑफ व्यू उनको वैसे दिख रहा है तो वो वैसे ही बनाएंगे। उसको बोलेंगे सन ऐसे रहता है, वो बोले मेरे को ऐसा लग रहा है तो मैंने ऐसे ही, मतलब उसकी जो ऑनेस्टी रहते है, तो वो देख के मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, कि उनसे अपने को ऑनेस्टी सीखने को मिलती है, कि उनको जो फील हो रहा है वो वैसे ही उसको रिप्रेजेंट करे। तो मैं उसमें से एक सीखा कि जब मुझे जो फील हो रहा है तो वही बनाना चाहिए, मैंने देखना, मिर्च मसाला नहीं करना चाहिए, ऐड ऑन नहीं करना चाहिए। राइट। हाँ, और बता, ऑडियंस कनेक्ट भी तब करते जब आप ऑनेस्टली अपनी चीजें डिपिक्ट करते हो, है ना? वो तो है कि मतलब मैं मेरे शो का ही एक मेरे बहुत सीनियर सर है, वो आए थे, तो उन्होंने बताया कि लगता है तेरा काम देख के 2 साल तूने लगाया इसके। वो मुझे बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट लगी थी कि उन्होंने, मतलब अभी वो 80 साल के ऊपर है, तो वो देख के बोले कि हर काम के लिए तूने टाइम लगाया हुआ दिख रहा है काम। वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, सबसे बढ़िया कमेंट मेरे लिए वो थी। इट्स अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। और छोटे बच्चे भी आते हैं तो वो लोग कंपेयर करते हैं ना, ये मंदिर वाला लग रहा है, ये कछुआ रहता है, ये होता है, वो होता है, मुझे वो देखते थे तो उनका मुझे ऐसा लगता है कि मॉडर्न आर्ट में ना सबको समझ में नहीं आता सब चीज। मुझे ऐसा लगता है कि एक एक 3 डायमेंशनल आर्ट है, मतलब शिल्प है, तो कॉमन पीपल से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के लिए एक जैसा होना चाहिए। उसमें से उसको क्या लेना है ना, वो सबको समझ में आना चाहिए। मुझे ऐसा एवरीबॉडी शुड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। मैं ऐसा सोच रहा था कि उसके लिए क्या कर सकते। मैं पहले स्टार्टिंग में मैंने किए होते थे थोड़े से क्रिएटिव फॉर्म थे एब्स्ट्रैक्शन के लिए, वो कॉमन पीपल के लिए नहीं है ना, सबको समझ में नहीं आता है। तो मुझे ऐसा लगता है आर्ट वर्क बेचने से अच्छा वो लोगों को समझना आना चाहिए, समझना आना चाहिए उसका उसको, मतलब बोलते हैं ना अपन, फील लेना, कि वो मजा लेना समझ में आना चाहिए वो क्या है, मतलब छोटे से ब्यूटी क्या है, मतलब छोटा 5 साल का बच्चा भी उसको समझ पाएगा, और 80-90 साल का, मतलब जिसका जो माइंड सेट है उस हिसाब से उसको उसमें ये होना चाहिए। मतलब एक आर्ट वर्क एक आर्टिस्ट ने बताना, ये मुझे गलत लगता है कि एक आर्ट वर्क देखने करने के बाद है ना, उसके ऊपर साइन होने के बाद, हाँ, तो एक्सप्लेन करना मतलब उस टाइम पे आर्टिस्ट फेल है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझाना पड़ रहा है, हाँ मैंने क्या किया, मतलब अपन को कुछ कहा तो कम है कि ऑडियंस को समझ में नहीं आ रहा। तो हर ऑडियंस को समझ में आने के लिए उस हिसाब से ही अपन ने काम करना चाहिए। थोड़ा बहुत सबका सर आर्ट लवर के लिए कैसा काम होना चाहिए, स्टूडेंट देखेंगे तो उसको कैसा लगेगा, हर एक श्रोतागण के हिसाब से अपन ने थोड़ा सा उसमें ये किया है ना, तो ज्यादा लोगों की तरफ अप्रिशिएट करेंगे, उनको समझ में आएगा आर्ट, रियल आर्ट क्या है वो समझ में आएगा, मतलब कंटेम्प्रेरी क्या होता है ये। ओके, क्रिएटिव फील्ड,
आर्टिस्ट की लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। आप हमें बताइए आपकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है? हाँ, मैंने पेंटिंग 2009 को पास आउट हो गया मैं। ओके, उसके बाद मैंने थोड़े दिन टीचर्स का जॉब किया। ठीक है। उसके बाद आर्ट डायरेक्शन किया। आर्ट डायरेक्शन में अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। संतोष पुटानी सर है, उनके साथ में काम किया, बहुत सारे फिल्म्स वगैरह की। ओके, और घर वाले लोगों को ऐसा लग रहा था कि अभी बच्चा सेटल हो गया हमारा, कि अभी अच्छे खासा कमा रहा है। उस टाइम पे 80-90 हजार के ऊपर कमा रहा था। हाँ। और मैं सडनली सब छोड़ा इस फील्ड के लिए। हाँ। मुझे उस टाइम पे मैं दिन रात काम ही कर रहा था। एक टाइम पे 4-4 सीरियल डेली सोप करता था, एक मूवी करता था, ये सब चालू था। तो ऐसा लग रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। रात को 3 बजे आ रहा हूँ, सुबह 4 बजे जा रहा हूँ, 2 बजे आ रहा हूँ, सुबह 7 बजे जा रहा हूँ, ये शिफ्ट से आ रहा हूँ, वो शिफ्ट को जा रहा हूँ, ये स्टूडियो से ये स्टूडियो। कुछ तो मिसिंग है। हैप्पीनेस ही नहीं, मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रहा था। तो मैंने थोड़ा रिकॉल किया खुद को और मैंने सडनली छोड़ डाला। तो घर वालों को शौक मिल गया। हाँ, थोड़ा सा चालू था, बाद में मुझे सीखना था। तो उसको भी ऑफर्स था कि नहीं, अभी सब लोग हंसेंगे कि तू इतना अच्छा सेटल था, तो अभी तू ऐसा क्यों कर रहा है। बाद में सीखने के टाइम पे ना ऐसा जिंदगी ने मजा किया कि मुझे 5 साल लगे जे में वापस एडमिशन लेने के लिए। वो भी स्ट्रगल था। मैं हर लिस्ट को जाके देखता था। 2-3 बार मैंने छोड़ा कि जाने दो, इसके लिए उसके लिए। मैं देखता इस साल कमर्शियल काम करूंगा, उस साल कमर्शियल। बाद में जब मेरे को करना ही था, घर वालों का प्रेशर भी था कि अभी एज भी बढ़ रहा है, अभी क्यों सीख रहा है, अभी क्यों सीख रहा है। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा था कि अभी कुछ भी होने तो नंबर लगना चाहिए। और वहाँ पे कैसा है, जे में शिल्पकला के लिए सिर्फ 10 ही बच्चे को एडमिशन है। 10 बच्चे ऑल इंडिया से आते हैं। उसमें आपका नाम आना चाहिए। हाँ, उसमें नंबर आना चाहिए। तो वह उसका ये भी कम है ना, क्लास कम है। मतलब 4-10 बच्चे रहते हैं, उसमें से भी आधे 1-2 बच्चे हर साल छोड़ देते हैं। मतलब कभी कभार ऐसे भी रहते हैं कि उसको इसमें नहीं मिला, उसको पेंटिंग कर रहा था, नहीं तो मेटल करना था, कुछ अलग करना था, पर जे में रहना इसके लिए उसने उसके लिए उधर एडमिशन लिया। और बाद में उसको उधर एडमिशन लेने के बाद वो छोड़ दिया। मतलब एक सीट, एक बच्चे का अपन ने करियर ये किया, वो तो बहुत होता है। मतलब वो कैंपस में रहने के लिए बच्चे वॉटेवर कुछ भी करते हैं कि वो कैंपस में रहना है मुझे, इसके लिए उनकी भी गलती नहीं। जगह ही ऐसी है। जगह ही ऐसी। तो बहुत ही चैलेंजिंग है, बिकॉज ऑब्वियसली एक स्टेबल जॉब छोड़ के आपने अपना पैशन फॉलो किया। और यहाँ पर आर्टिस्ट की लाइफ में ऐसा होता है कि आपको टाइम लग सकता है, हाँ, और ये मतलब एक लॉन्ग प्रोसेस है। यस, इट टेक्स टाइम, गुड थिंग्स टेक टाइम, वैसे बोल सकते हैं। ओके, आप हमें बताइए कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, एग्जीबिशंस, प्रोजेक्ट्स क्या है, और फ्यूचर में हमें आपके कौन से क्रिएशंस देखने को मिलेंगे? फ्यूचर में मेरे को ऐसे खुद का काम करना बहुत पसंद है और मेरे बेसिक नीड्स कम है। मतलब मैं 4-5 हज़ार में भी जी सकता हूँ मंथली। तो मुझे कमर्शियल काम करने को ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं। तो मैं खुद का काम करता हूँ, तो उसके लिए भगवान के दया से मुझे काम भी आते हैं। मंदिर के भगवान की मूर्ति का वगैरह काम आता है, तो वो मैं करता हूँ ना। तो उस टाइम पे मैं एक पत्थर उसके लिए मंगाता हूँ, उसके साथ में मैं 2 पत्थर मेरे लिए मंगाता हूँ, उसके पैसे से भी मंगाता। वो करने के बाद मेरा 2 काम करता हूँ। अभी देख रहा हूँ दिल्ली में एक शो करने का ट्राई है, उसका चालू है कोलैबोरेशन। वो होने के बाद बीच में एक हुआ उसके जहांगीर के बाद में पेडर रोड को एक हो गया शो। अभी दिल्ली को चल रहा है मेरा, क्योंकि वहाँ पे काम करना है। तो अभी ये महाराष्ट्र में काम करना है, मुंबई में काम करना है, काम की साइज छोटी है क्योंकि यहाँ के घर छोटे। दिल्ली में काम करना है तो साइज बिग चाहिए। वहाँ पे हवेली, वहाँ पे मतलब एक काम 2-3 टन का होना चाहिए। मतलब बड़ा साइज में रहेगा तो ही उनको पसंद आएगा। क्यों, उधर की थॉट प्रोसेस वैसी है लोगों की, उनके पास स्पेस है तो
हवेली जैसे घर है उनके, हम्म। कोठी जैसे, वो उनको लिए वो बड़े ही काम थे। करेक्ट, वो बड़े काम करने के लिए टाइम भी ज्यादा लगेगा। बराबर, तो अभी वो सोच रहा है कि एक शो उधर कर देगा। नाइस, ओके। और आपको जैसे बता रहे थे कि अभी का जैसे टाइम है, जब तक आप स्टेबलाइज या बहुत ज्यादा नोन नहीं हो जाते हो, तब तक वो एक ऐसे स्ट्रगल्स होते हैं कि वी हैव टू पुट अप आवर ओन एग्जीबिशन, वी हैव टू स्पेंड मनी, है ना, ऐसे होता है। हाँ तो मान लीजिए कभी कभी इस चीज को थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, कभी कभी, हर बार नहीं, इट्स जस्ट अबाउट अ स्नैप ऑफ अ सेकंड। लेकिन अगर वो टाइम लगता है तो फिर भी आप इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। हाँ, वो क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेशन है। मतलब कैसा रहता है, एक आर्ट वर्क बनने के लिए जो प्रोसेस रहता है, मतलब एक माँ के लिए एक बच्चा जैसा रहता है, वैसा ही है, वही प्रोसेस है। तो उसके प्यार में रहता है आर्टिस्ट, है ना, खुद के दुनिया में रहता है। Right. और उसको नया काम नहीं करेगा तो वो पागल हो जाएगा। मतलब हमेशा उसको रहता है कि कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए उसमें, और नहीं करेगा तो उसका क्रिएटिव माइंड भी डिस्टर्ब हो जाएगा। करेक्ट, करेक्ट। तो उसके वजह से मुझे तो ऐसा लगता है कि हर टाइम काम करते रहना चाहिए। उसका रिजल्ट का नहीं सोचना चाहिए कि एंड ऑफ द रिजल्ट क्या आएगा। एक तो है, अपन मरते समय तक समझो मैंने 150-200 आर्ट वर्क किए हो, आज नहीं सेल हो गए तो फैमिली को जब भी आगे जाके हो जाएगा तो हो देते, क्योंकि बट रियल कला का वो वैल्यू होता ही है। हाँ, यस, दैट आई एग्री, कभी ना कभी तो होता ही है। गायतोंडे का काम भी देखो, वो उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में, पर वो मरने के बाद उनका काम 700-800 कोटी में जा रहा है, सीआर में गया एक पेंटिंग, पण उनका 700 करोड़। हाँ, म्हणजे वर्ल्ड में सबसे महंगा, म्हणजे वैन गॉग का जो पेंटिंग है उससे भी ज्यादा महंगा गया उनका। बाद में बहुत जनों का, इंडियन आर्टिस्ट का हुआ, तो उन लोगों को नहीं फायदा हुआ, फ्यूचर जनरेशन के। बट उन्होंने कितने पैशन से ये चीज, हाँ, राइट, ऑब्वियसली। अभी रिस्पेक्ट है ना वो, मतलब दिल्ली के नेशनल आर्ट गैलरी में उनके नाम का अलग से दालन है, वहाँ पे उनके काम है, सिर्फ उनका ही है, उनका ही काम रखा है। मतलब ऐसे भी है कि जिन्होंने पहले काम लिए थे, अभी जिनके पास है वो करोड़ों का काम है उनके पास, वैल्यूएशन अलग रहे। मतलब बहुत टाइम पे कैसे रहता है, एक आर्ट वर्क के साथ में एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी रहता है। मतलब गाड़ी जैसे अपन लेते हैं वैसे पेपर वर्क भी होता है हर काम का। मतलब मैंने आपको एक चीज बेची है तो उसके राइट्स मैंने आपको दिए, उसका जो आपके पास लीगल ये रहेगा, तो बाद में मैं जब बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन जाऊंगा तो आपने मेरे से समझो 100 रुपए की चीज ली होगी, वो उस टाइम पे हजारों रुपए में भी जा सकते हैं। तो बहुत लोग ऐसे रहते हैं ना, हंटिंग वाले आर्टिस्ट हंटिंग करते हैं, बाबा इसका फ्यूचर ब्राइट लग रहा है तो इससे कम पैसे में अभी लेके रखते हैं, बाद में इन्वेस्टमेंट है ये सब। अच्छा, जैसे प्रॉपर्टी कहते हैं वो बढ़ जाती है बहुत सारा। ओके, अरे नेचुरल मीडिया में काम करते हैं ना, उसका उनका काम तो वैसे ही लेते हैं, क्योंकि पत्थर वुड वगैरह ये काम है, कम से कम 300-400 साल उसको कुछ नहीं होता, जीरो मेंटेनेंस वाला काम। बना दिया रख दिया, ज्यादा मैला हो गया तो पानी से धो डालो, उसको कुछ होने वाला नहीं, तो उसका जीरो मेंटेनेंस भी है और उसकी लाइफ भी बढ़ती है जितना पुराना होता जाता है। करेक्ट। बट बहुत कमाल की जर्नी है आपकी। जो भी यंग एस्पायरिंग आर्टिस्ट है, आपकी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? ग्लैमर के पीछे मत भागो। ओके, मतलब मैं बहुत देखता हूँ आजकल कि काम चालू करने से टाइम पे पहले से इंस्टा पे रील्स डालना चालू होता है उनका, मेरा नया काम चालू होता है, आज मैंने इतना किया, कल मैंने इतना किया, मुझे वो खुद के लिए नहीं काम करते, दुनिया को दिखाने के लिए काम। उससे अच्छा है ना, आप ऑनेस्ट रहो, ऑनेस्टी से काम करो, बाद में रिटर्न आएगा उसका। और एक तो ये चीज ऐसी है कि बहुत लंबा प्रोसेस है, 2 दिन में नहीं हो सकता, तो उसके लिए आपको खुद से ऑनेस्ट होना चाहिए। मतलब पहली चीज मुझे ऐसा लगता है, मिरर में देखने के बाद आपने को शर्म नहीं आनी चाहिए आपकी खुद की। जिस दिन वैसा लगेगा उस दिन अपन गलत है ऐसा लगेगा, ट्रू आर्टिस्ट नहीं हो। हाँ, करेक्ट। पहला आर्टिस्ट ऑनेस्ट होना चाहिए, तो ही उसका काम ऑनेस्टली लोगों का
किधर तो क्लिक करने के लिए वो काम भी वैसा होना चाहिए, Correct. उसके सेंस, उसका मैच्योरिटी, उसका थॉट प्रोसेस, उसके लिए उसने किया हुआ टाइम स्पेंड, उसका टेक्सचर क्वालिटी, True. उसके सब ये चीजें कब होती है लोगों को पसंद आती है, जब अपन लोग उसके लिए टाइम देते हैं, ऑनेस्ट से करते हैं। मतलब कब एक कैसा रहता है, गिव एंड टेकिंग का रिलेशन है हर काम का। मतलब कैसा एक पत्थर में काम कर रहा हूँ मैं, समझो अभी एक आर्ट वर्क बना रहा हूँ, तो उस टाइम पे उससे और मेरा एक रिलेशन है उससे। म्हणजे मैं 60 दिन 80 दिन उसके साथ में कनेक्ट हूँ, हर टाइम उसको टच कर रहा हूँ। म्हणजे एक छोटे बच्चे को अपन कैसे ट्रीट करते हैं, वैसे उसको मैं ट्रीट कर रहा हूँ, इतने संभाल के। होने के बाद भी उसको उठा के ब्रेक नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो रिलेशन रहते हैं ना, वो रिलेशन पत्थर से अपना बनना चाहिए। मतलब कोई भी आर्ट से, मतलब कैनवास से भी, हर चीज से कुछ भी हाँ गिव एंड टेक रहता है कि वो बाद में वो ही बताते हैं, इसमें इतना ही चाहिए काम, इतना ही करो, इतना छोड़ दो, ये वो चीज, वो रिलेशन बिल्ड होने के बाद वो मतलब वो अपनी ये भक्ति बोलते हैं ना, वैसा है एक स्पिरिचुअल, ये स्पिरिचुअल है। मेरे काम भी थोड़े से स्पिरिचुअल है, मतलब उसमें मैं पंचमहाभूता वगैरह यूज करता हूँ। तो कि नहीं तो भगवान शिव के ऊपर रहते हैं, विष्णु के ऊपर रहते हैं। तो कि ये सब जो आइकोनोग्राफी है ना, इसमें आप काम करते करते अपन आदमी में न्यूट्रल हो जाता है। मतलब मैं पहला मेरे सर लोगों को पूछोगे, पेंटिंग के टाइम पे मैं बहुत राक्षस जैसा था, मैं बहुत तकलीफ देता था सबको। पर धीरे धीरे जैसा मेरा काम मैच्योरिटी बढ़ती गई, बाद में मैं काम होता गया। मतलब मुझे बाद में, मैं फर्स्ट ईयर का एडमिशन लेने के बाद सब लोग हंस रहे थे मुझे, अरे पूरा चेंज हो गया, क्योंकि उन्होंने सडनली बहुत सालों के बाद मेरे को देखा था, क्या एकदम चेंज हो गया तेरा। वो आपके लाइफ में ठहरा और बहुत सारी चीजें लेकर आता है। दैट वाज अमेजिंग। सो शेखर जी, बहुत सारी चीजें आज हमने आपसे सीखी, और थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन मंडे टॉक, एंड फॉर ऑल यू फ्यूचर आर्टिस्ट आउट देयर। शेखर जी का बहुत ही कमाल का मैसेज है आपके लिए कि अगर आप इस फील्ड में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर फोकस कीजिए, और पैशन, हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस के साथ अगर आप काम करेंगे, देन सक्सेस विल श्योरली फाइंड योर वे। स्टे ट्यून्ड ऑन मंडे टॉक।